नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच राहुल ने दिया प्यार और सर्वधर्म संभाव का संदेश। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर मौजूद रही डीएमके, जेएम, बीएसपी, एनसी, पीडीपी जैसी विपक्षी पार्टियां। रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानने से स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया इनकार। बीजेपी भड़की, कहा छोटी मानसिकता के हैं मौर्य। बजट सत्र से पहले आज हुई ऑल पार्टी मीटिंग। बैठक में नहीं शामिल हुई कांग्रेस। कल आर्थिक सर्वे और 1 फरवरी को बजट होगा पेश। पाकिस्तान के पेशावर में नमाज के वक्त मस्जिद में बड़ा धमाका। 25 से ज्यादा की मौत, करीब 150 घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बजट हफ्ते के पहले दिन बाजार में रहा उतार चढ़ाव। निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 17,649 पर बंद। एनर्जी, पीएसई, एफएमसीजी शेयरों में रही बिकवाली। रियलिटी इंफ्रा पर भी दिखा दबाव। भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर बनी वर्ल्ड चैंपियन। पीएम मोदी ने दी ट्वीट कर बधाई। और खबरों की शुरुआत करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, जिसका आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हो गई। जो यात्रा, आज भारत जोड़ो यात्रा पिछले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यह यात्रा 145 दिन बाद भी भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में जाकर आज खत्म हुई। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह रखा गया। कांग्रेस ने इस समारोह में शामिल होने के लिए 21 पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी, जेडीयू और टीडीपी इस समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और लेफ्ट पार्टियां समेत अन्य पार्टियों का समर्थन यहां मिला। समापन समारोह में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संघ के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का कोई नेता पैदल यात्रा नहीं कर सकता। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते, वो दर्द को समझ नहीं सकते। हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है, जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ, मेरी बहन समझती है। इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल रही है। इस यात्रा की सख्त जरूरत थी। ये वाकई एक बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। एक कोशिश की गई है कि पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ एक सोच है और वो सोच है संघ परिवार वाले, फिरका परस्त सोच। इस यात्रा ने ये साबित किया है कि हाँ, इस मुल्क में वो हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, पर वो भी लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, एक अलग सोच चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं।
और श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के दौरान जमकर बर्फबारी हुई। इस दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बर्फ में खेलते नजर आए। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते नजर आए। राहुल और प्रियंका ने साथ में हंसी मजाक के कुछ पल यहां पर बिताए। और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या हुआ हासिल और क्या यात्रा के जरिए जुड़ेगा विपक्ष, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। और अब बात बजट सत्र की। दरअसल कल से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। पहले दिन आर्थिक सर्वे और दूसरे दिन बजट पेश होगा। इससे पहले आज संसद में नेताओं के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुई। बैठक में बजट सत्र को अच्छे से चलाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा विपक्ष ने महंगाई पर चर्चा के लिए मांग रखी है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने विपक्ष से बजट सत्र को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए अपील की है। आज इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में 27 पार्टी पार्टिसिपेट किया। 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। ओवरऑल इन ए गुड एटमॉस्फेयर मीटिंग वेंट ऑन वेल एंड आई सीक द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द अपोजिशन एंड सिंस गवर्नमेंट इज रेडी फॉर एनी डिस्कशन I seek the cooperation for run the house smoothly. जी हाँ, तो उम्मीद यही है कि चर्चा अच्छी रहेगी। लेकिन पूरी जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, कल से शुरू होने वाले संसद का बजट सत्र कितना अहम है ये? कल से जो बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है वो कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा वो मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी फुल बजट होगा। इसलिए इस राजनीति के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे पहले दिन यानी कल जब बजट सत्र शुरू होने वाला रहेगा उससे ठीक पहले 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और राष्ट्रपति जब अभिभाषण देने के लिए संसद भवन पहुँचेंगी तो ये पूरा जो सड़क आप मेरे पीछे आपको दिख रही है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रपति का काफिला गुजरता है। यानी 10:30 बजे के आसपास जरूर देखिएगा उस काफिला को। और 11 बजे राष्ट्रपति का भाषण शुरू होगा। करीब 1 से सवा घंटे तक ये भाषण होता है और उसमें सरकार की उपलब्धियां और आय की रणनीति की एक झलक आपको देखने को मिलती है। और जैसे राष्ट्रपति का भाषण खत्म होगा उसके ठीक आधे घंटे बाद संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। ये आर्थिक सर्वे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सरकार ये बताएगी कि आने वाले दिनों में क्या आर्थिक विकास की रफ्तार रहने वाली है। आर्थिक सर्वे में ये बताया जाएगा कि कच्चे तेल की चाल क्या रहेगी, डॉलर के मुकाबले रुपये कैसे रहने वाला है और सरकार को किन किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आर्थिक सर्वे के बाद अगले दिन यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। और इस संसद के सत्र की शुरुआत से पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस को छोड़कर कमोबेश सभी दल यहाँ पर आए थे। कांग्रेस कल संसदीय कार्य मंत्री से मिलकर अपना एजेंडा रखेगी, लेकिन इस बैठक में कोशिश यही की गई, अपील की गई सभी दलों से कि संसद को सुचारू तरीके से चलाइए। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से केंद्र राज्य के बीच संबंधों पर चर्चा कराने की मांग की गई, महंगाई पर चर्चा कराने की मांग की गई। लेकिन मेरा मानना है कि बजट सत्र के पहले 1-2 दिन बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं होगा, बजट पर पूरा फोकस रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और देश के प्रॉपर्टी बाजार की बात करेंगे जिसमें इस वक्त शानदार बूम है। पिछले 1 साल में न सिर्फ जमकर घर बिके हैं बल्कि डेवलपर्स ने जोरों शोरों से नए नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा काम करने वाले डेवलपर्स को सम्मानित करने के लिए एक बार फिर आ गए हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित CNBC अवार्ड्स रियल एस्टेट अवार्ड्स। ये प्रेजेंटर बाय RR केबल और पावर्ड बाय न्यूज 18 नेटवर्क। अवार्ड्स पर ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करिए realestateawards.co.in पर। और बजट हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 170 पॉइंट चढ़कर आज 59,500 पर बंद हुआ, तो वहीं उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी 45 पॉइंट चढ़कर 17,649 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। एनर्जी, PSE, FMCG शेयरों में बिकवाली आज रही। रियलिटी इंफ्रा शेयरों पर आज दबाव रहा। IT शेयरों में आज खरीदारी रही। और बजट में फिक्सल कंसोलिडेशन पर फोकस संभव है, ये कहना है एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO
त्रिदीप भट्टाचार्य का। साथ ही त्रिदीप भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि बजट के दौरान बाजार में कमाई की स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। जो ये बजट आने वाला है ये एक बैलेंस रहेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन और ग्रोथ इनिशिएटिव्स, ये दो को बैलेंस करने की तरफ ओवरऑल मेरे ख्याल से हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कैपेक्स में जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं उसको अच्छी बढ़ोतरी मिले। आई थिंक 15% कैपेक्स ग्रोथ जो है, अगर ऐसा उस तरीके का या उसके आसपास नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम स्ट्रांग रहेगा, लेकिन सीमेंट में जो डायनामिक्स है वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं। ख्याल में आईटी को मैं कहूंगा, जैसे ऑटो में मैंने कहा कि एक सेक्टर जो काफी पॉजिटिव रहा है और यहाँ पे अभी थोड़ा डिमांड नॉर्मलाइज हो रहा है। आईटी में फ्रॉम वेरी नेगेटिव डिमांड सिनेरियो यहाँ से हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में डिमांड थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर जाए। और बजट से बजट तक कैसा रहेगा बाजार, किन सेक्टर्स में तेजी रहेगी और किन सेक्टर का बुरा हाल रहने वाला है, इसके बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी सुमित। बताइए, बजट के दिन और उसके एक हफ्ते बाद कैसा रहता है बाजार का मूड, किस तरीके का रहेगा बाजार? देखिए, दो हिस्सों में मैं इसको बांटूंगा। पहला हिस्सा तो यही है जो पिछले बजट से लेके इस बजट तक बाजार कैसा गया है। पहले हम बहुत हल्के होके आ रहे हैं, करीब 3% ऑलरेडी इंडेक्स पिछले एक साल में यानी पिछले बजट से लेके इस बजट तक ऑलरेडी टूट चुका है। तो 3-3.25% का डिक्लाइन निफ्टी में और 3% के आसपास का ही फॉल आप सेंसेक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे कहीं ज़्यादा सीवियर डैमेज आपको मिड कैप में दिखाई पड़ेगा 4.5%, और ज़्यादा सीवियर डैमेज दिखाई पड़ेगा स्मॉल कैप में 5%, और कहीं ज़्यादा जो तेज़ बिक वाली PSU बैंकिंग बास्केट में है 12% के आसपास की। तो ये लेकिन पिछले एक साल के ड्यूरेशन के अंदर ऐसा होता, लेकिन बीच में PSU बैंकिंग बास्केट चल भी चुका है। अब बाकी निफ्टी बैंक करीब 8% नीचे, PSU बैंकिंग बास्केट की वजह से निफ्टी बैंक के अंदर भी करीब 8% का डिक्लाइन। कंज्यूमर ड्यूरेबल मेटल, ये तीनों सबसे बड़े लूजर के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। करीब 7% बिक वाली कंज्यूमर ड्यूरेबल में, मेटल 6% नीचे। हेल्थ केयर, फार्मा स्पेस ये 1.5% के आसपास डिक्लाइन दिखा चुका है, लेकिन हाँ लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आपको दिखाई पड़ेगी IT स्पेस में, जो कि करीब 5% के आसपास चल चुका है पिछले बजट से लेकर इस बजट के दौरान, और एक बढ़िया तेजी दिखाई पड़ी है ऑटो में 3-3.5% के आसपास की तेजी बीते एक साल में यहां पर भी देखने को मिल चुकी है। तो ये ऑलरेडी कुछ हद तक डिस्काउंटेड है, ऑलरेडी हम 3-4% डिक्लाइन दिखा चुके हैं। अब यहां से कितना और डाउन साइड है वो कहना मुश्किल, लेकिन बड़ी एक फॉल हम ऑलरेडी इंडेक्स के अंदर देख चुके हैं। जी, और सुमित आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बजट के दिन और उसके एक हफ्ते के बाद तक ये तस्वीर जो है बाजार की वो कैसी रहती है? देखिए, बजट के दिन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आप जाएंगे तो शायद बहुत बड़े आंकड़े ना दिखाई पड़े, लेकिन हाँ वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा उस दिन देखने को मिलती है। तो उतार चढ़ाव के बीच जाके इंडेक्स के अंदर क्लोजिंग आती है। तो मैंने 2014 से वो सभी आंकड़ों को निकाला है जहां पर आपको इवैल्यूएशन करने की बात की गई है। तो 2022 में करीब 1.5% के आसपास, पहले जुलाई 2014 से शुरू कर लेते हैं। जुलाई 2014 में करीब 1/4% के आसपास गिरावट बजट के दिन, लेकिन उसके बाद वाले हफ्ते में 1.25% के आसपास का मूव आता दिखाई पड़ा। 2015 और 16 दोनों में भी आधा % इंडेक्स में गिरावट रही, तेजी रही, लेकिन उसके बाद जो मूव आया वो 7% तक का मूव आता दिखाई पड़ा 2016 में। 17 और 18 में भी जब जो डिक्लाइन था वो करीब 5% के आसपास का डिक्लाइन बजट के हफ्ते या एक हफ्ते बाद हमने आते हुए देखा। लेकिन जैसे जैसे हम क्लोजर बाय जा रहे हैं, आपको 2021-22 के आसपास के इंटरेस्टिंग आंकड़े दिखाई पड़ेंगे, जहां 2021-22 में 5% की तेजी थी बजट के दिन और करीब 6% का बड़ा मूव आया था बजट के एक हफ्ते बाद। 2022 में भी 1.5% की बढ़िया तेजी थी बजट के दिन और करीब 0.5% के आसपास का नेगेटिव मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो आमतौर पर एक जो नोशन आप मान सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर बहुत बड़ा कोई डाउनसाइड नहीं, लेकिन हाँ बहुत बड़ी तेजी जरूर देखने को मिली हमने पूरे हफ्ते के दौरान बजट के बाद। पिछले एटलीस्ट 5 से 7 सालों में तो ऐसे ही हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और BBC डॉक्यूमेंट्री पर क्यों मचा है दंगल, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात पाकिस्तान की, जहां के पेशावर में एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ है। धमाके में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 के करीब लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसकी सूचना मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से मस्जिद का एक पूरा हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया। ब्लास्ट पेशावर में पुलिस लाइन के पास में ही स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने घटना की निंदा की।
और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। दरअसल पहले मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र करते हुए इसे बैन करने की मांग की थी और कहा था कि इसमें पिछड़ों और दलितों का अपमान किया गया है। अब मौर्य ने रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानने से ही इनकार कर दिया है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए इस विवादित बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। मौर्य के इस बयान के बाद उनका जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसमें बीजेपी ने मौर्य की छोटी मानसिकता होने की बात कही, तो वहीं साधु संतों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई और इस मामले में अब तक उनके खिलाफ कई केस भी दर्ज कराए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है और पार्टी उन पर मेहरबान है। विवादों के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने का ऐलान किया है। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ है। और अब बात बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की, जिस पर मचे बवाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। केंद्र के फैसले के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एन राम और प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर की है जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को अवैध करार दिया गया है। यहां तक कि इस याचिका में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने पर लोगों को जेल में डाले जाने की और छात्रों को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किए जाने की भी बात कही गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ जो ये दायर याचिका है इसको जजों के वक्त की बर्बादी बताया है। और कल भारत ने पहली बार अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीम को बधाई दी। इंग्लैंड के खिलाफ इस ऐतिहासिक जीत में पेस संसेश तितासा साधु और लेग स्पिनर पार्श्वी चोपड़ा की सबसे बड़ी भूमिका रही। दोनों बॉलर्स ने इंग्लैंड की पारी 17 ओवर्स में कुल 67 रनों पर समेट दी। साधु ने 4 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि पार्श्वी चोपड़ा ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने सिर्फ 14 ओवर्स में 3 विकेट पर 69 रन बनाकर कप अपने नाम कर लिया। टाइटस साधु को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, तो वहीं इंग्लैंड के ग्रेस सिल्वेंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। अंडर 19 टीम की कप्तान शेफाली वर्मा सीनियर टीम का भी हिस्सा है। अंडर 19 टीम के इस जीत के बाद अगले महीने साउथ अफ्रीका में होने जा रहे T20 विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भारत की दावेदारी और मजबूत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।